आप सभी का। तो अब तक जो हमने किया ग्रेविटेशन के अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा, कैपिटल जी के बारे में, फिर हमने स्मॉल जी के बारे में स्टडी की, फिर इसके वेरिएशन किए ड्यू टू हाइट, डेप्थ, शेप और रोटेशन। इन चारों की वजह से हमने देखा कि जी की वैल्यू कैसे वेरी करती है। फिर हमने ऑर्बिटल स्पीड जो है इसके बारे में पढ़ा। ऑर्बिटल स्पीड के अंदर ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट की जो 7.92 किलोमीटर पर सेकंड है। ओके, इसके बारे में जाना। फिर हमने टी के बारे में जो 84.6 मिनट है रोटेशन, उसके बारे में जाना। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, इनके बारे में पढ़ा। ओके, आज का जो लेक्चर रहेगा आपके जो रिमेनिंग पोर्शन बचे हुए हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, एक तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसके बारे में बात करेंगे। क्यों इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं, क्या मीनिंग है। उसके बाद एस्केप स्पीड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है केपलर के लॉ हैं, केपलर्स लॉज, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और उनका जो प्रूफ या डिडक्शन बोल सकते हैं वो हम करेंगे। उसके बाद जो चैप्टर है और हो जाएगा ग्रेविटेशन, चैप्टर ग्रेविटेशन है, क्लास 11th फिजिक्स, चैप्टर ग्रेविटेशन। इससे पहले के हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के ऊपर रहेगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, कि सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। नाम से पता चल ही रहा होगा, स्टेशनरी मीन्स एट रेस्ट, रिमेन्स एट द सेम पोजिशन। क्या ऐसा है कि सैटेलाइट सर उसी पोजिशन पर है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर सर क्या लॉजिक इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं? अर्थ के सरफेस से जब इस सैटेलाइट को देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि उसी पॉइंट पर है, मीन्स उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसलिए उसको जियो स्टेशन सैटेलाइट बोलते हैं। इसका मीनिंग ये नहीं है कि सर वो उसी पॉइंट पर है, ऐसा हमें अपीयर हो रहा है। अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, दो पैरेलल बोट या दो पैरेलल बस चल रही सेम स्पीड से, अगर आप एक बस की विंडो से दूसरी बस में अगर आप किसी पैसेंजर को देख रहे हो या बस को देख रहे हो तो आपको लगेगा कि वो चल ही नहीं रही। या फिर आपने बस स्टैंड पर ऑब्जर्व किया होगा, जैसे बस स्टैंड पर बस आपकी खड़ी होती है, दूसरी बस जैसे चलती है आपको लगता है कि आपकी बस भी चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी ट्रेन में चलते हैं जो पेड़ जो होते हैं पीछे चलते हुए नजर आते हैं, क्या वो पीछे चलते हैं? ठीक है, तो इन सभी जो क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इट इज दैट सैटेलाइट which appears at the same position or in the state or position of stationary when seen from the surface of earth। जब अर्थ के सरफेस से देखा जाता है तो ऐसा अपीयर होता है कि वो उसी पॉइंट पर, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को क्या बोलते हैं? और जियो इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस। ओके, ऐसा क्यों है सर उसी पॉइंट पर नजर आता है? ऐसा उसका रीजन क्या है? तो वो रीजन आप जान ले। रीजन ये है कि जो इसका टाइम ऑफ पीरियड है, मीन्स टाइम अगर बोल दें कंप्लीट रोटेशन का, वो 24 आवर है। ठीक है, 24 आवर मीन्स 1 डे। और अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ के लिए भी क्या है? सेम है। अर्थ अपनी एक्सिस पर कितना टाइम लेते हैं? 24 आवर। ठीक है, ये लॉजिक है। और क्या लॉजिक है सर? जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है ना वो दोनों की सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेट करें। डायरेक्शन ऑफ रिवोल्यूशन या रोटेशन आप बोल सकते हो, वो सेम है। और वो क्या है? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अर्थ के सरफेस से कितना हाइट ऊपर है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वो निकलेगा किससे? जो फॉर्मूला हम एक पहले करके आए थे ऑर्बिटल स्पीड के अंदर, उस फॉर्मूले से आप हाइट निकालेंगे। ठीक है,
जो फॉर्मूला आपने किया था वहां पर, अगर आपको याद है वो फॉर्मूला क्या था, ठीक है, H इज इक्वल टू क्या था आपके पास, अगर आपको याद है तो वो फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख देंगे, अदरवाइज पीछे जो हमने किया है वहां से आप नोट कर सकते हो। H इज इक्वल टू टी स्क्वेयर आर स्क्वेयर जी डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वेयर पावर 1/3 माइनस जी, ठीक है, इस टाइप से था। और टी जो था वो था 84.6 मिनट, आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁶, जी की वैल्यू यहाँ 10 है, ओके, पाई की वैल्यू 3.14 है। ये सभी वैल्यू जैसे आप पुट करेंगे तो आपके पास नियरली जो रिजल्ट आएगा ना, बुक में इतने किलोमीटर लिखा हुआ है तो आप इतना लिख सकते हो, ठीक है। 36500 भी लिखा हुआ किस बुक में, 35900 लिखा हुआ है, तो ऐसा भी तुम लिख सकते हो। 36,000 किलोमीटर डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। 36,000 है, नोट 3600, ठीक है। 36000, 3 जीरो है बेटा इसके बाद। बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं क्योंकि रेडियस तो सर हम इतने लिखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर देते हो, वो गलत रहेगा, ठीक है। तो इतनी हाइट ऊपर है अर्थ के सरफेस से। यूज क्या क्या है इसके, किस लिए यूज में लाया जाता है, क्या क्या पॉइंट है। नंबर 1, फॉर कम्युनिकेशन पर्पज, कम्युनिकेशन पर्पज के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। जो भी रेडियो वेव माइक्रोवेव हम भेजते हैं तो ये एज ए रिफ्लेक्टर ट्रांसमिट करने का काम करता है, रिफ्लेक्ट करता है सिग्नल को, तो इसलिए काम में लाया जाता है। टू स्टडी द अपर रीजन ऑफ एटमोस्फियर, टू स्टडी अपर लेयर ऑफ एटमोस्फियर, अर्थ भी बोल सकते हो, ओके। और क्या क्या है सर, किस लिए इसका यूज में लाया जाता है, और ये ब्रॉडकास्ट वेदर, ठीक है, मौसम की जानकारी देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सैटेलाइट जो यहाँ पर लिखा गया, सबसे पहले यूएसए ने सैटेलाइट लॉन्च किया था, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टेलस्टार के नाम से। अब तो बहुत ज़्यादा सैटेलाइट हैं जो लॉन्च किए जा चुके हैं, सबसे पहले जो है यूएसए ने लॉन्च किया। नेम क्या था वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ओके, हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं एस्केप स्पीड। उसको करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं एस्केप स्पीड क्या होती है। अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करना विद एनी वेलोसिटी, विद सर्टेन वेलोसिटी। ऊपर फेंकेंगे तो ग्रेविटेशनल पुल और एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो नीचे आएगा, फिर और वेलोसिटी फेंकेंगे, फिर थोड़ी देर बाद फिर नीचे आएगा। ऐसे ही हम उसकी वेलोसिटी बढ़ाते रहेंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो वेलोसिटी है ग्रेविटेशनल फील्ड को लीव कर जाएगी, उसको वहाँ से क्रॉस कर जाएगा और ऑब्जेक्ट कभी अर्थ के सरफेस पे नहीं आएगा, और वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा किसके अंदर, ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। मीन्स ये वेलोसिटी वो वेलोसिटी है मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच द एनी ऑब्जेक्ट क्रॉस द ग्रेविटेशनल फील्ड सच दैट इट नेवर रिटर्न्स बैक ऑन इट्स ओन। वो दोबारा अर्थ के सरफेस पर नहीं आएगा, तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। उसकी वैल्यू जो है, उसका डेरिवेशन है, वो अभी हम सोल्व करते हैं, समझते हैं। देखिए सिलेबस, इसका जो डेरिवेशन है लगभग जो है सेम है जो हमने किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी केस में, अगर आपको याद है तो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किया था। देखिए सिलेबस, एस्केप स्पीड, that value of speed of an object projected vertically apart from the surface of earth such that it crosses the gravitational field and never return to its own, और दोबारा वहां लौट कर ना आए, ठीक है। उस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड, ठीक है। डायग्राम कुछ इस टाइप से इसका। सपोज अर्थ टू बी ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट having mass m, radius r,
ठीक है, इसको प्रोजेक्ट करना है यहाँ से इन्फिनिटी तक। यहाँ फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट पी क्यू जो वहाँ लेकर चले थे सेम ऐसा, ये रेडियस आर है, ठीक है, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये एक्स हमने माना हुआ है, ये फिर आपके पास हुआ डी एक्स, क्योंकि स्मॉल वर्क भी तो आपको करना पड़ेगा ना। यहाँ पर प्रॉब्लम ये अर्थ का सरफेस है जो यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ सरफेस। अब आपको यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा स्मॉल डी डब्ल्यू, ठीक है, और उसी स्मॉल वर्क का आपको क्या करना है, फिर इंटीग्रेट करना है कंप्लीट डेरिवेशन निकालने के लिए, ठीक है, इसका प्रूफ या फिर आप बोल सकते हो डेरिवेशन। डेरिवेशन के अंदर क्या करना होगा, आपको सभी पॉइंट वही लिखने होंगे। कंसीडर टू बी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैविंग मास m, रेडियस r h shown in diagram. Now small amount of work done from P to Q. P to Q small amount of work done क्या होगा, dW is equal to F into dx। अब F कौन सा, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। F किसकी वजह से, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। और ग्रेविटेशनल पुल है क्या, एट पॉइंट P देखिए शाबाश, F किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल पुल। और ये है क्या, F इज इक्वल टू कैपिटल G m स्मॉल m इनटू में डिस्टेंस जो है x का स्क्वायर। स्मॉल m क्या है, मास उस ऑब्जेक्ट का, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हमने प्रोजेक्ट किया फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ। कैपिटल G तो आपको पता ही होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से होगा क्या, देखिए शाबाश, जब ये वैल्यू पुट की जाएगी यहाँ पर, dW इज इक्वल टू GMM डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन करें कहाँ से, इंटीग्रेशन से ये तो कैंसिल हुआ, डेरिवेटिव दूसरे के एंटी। अब ये जब इंटीग्रेशन आप करेंगे, वहाँ तो क्या था इन्फिनिटी टू आर, यहाँ करना आपको किस पॉइंट से आप लेकर जा रहे हो, अर्थ के सरफेस से लेकर जा रहे हो, ये रेडियस है आर, कहाँ तक लेकर जा रहे हो, इन्फिनिटी तक। आपको यहाँ पर लिमिट जो है आर टू इन्फिनिटी, जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर लिख देना है, ठीक है, आर टू इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन आप जब करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन वैसे तो आपको याद भी हो गया होगा, -1/x आएगा, ठीक है। -2 पावर ऊपर लेकर जाएंगे, एक ऐड करेंगे, सेम यही आंसर, नो प्रॉब्लम। अब देखिए शाबाश, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/समथिंग/इन्फिनिटी होता है 0, तो आपके पास आंसर है GMM/r। ये वैल्यू वर्क डन की है। अभी तक हमारा क्वेश्चन जो हो कंप्लीट नहीं हुआ है, ये वैल्यू जस्ट किसकी है, वर्क डन की। अब देखिए हमें निकालना है कि हमें निकालना है वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं अभी नोट करवा दे रहा हूँ। ये तो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज at the cost of kinetic energy, at the cost of kinetic energy। kinetic energy की जो cost है उससे ये वर्क डन या दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ kinetic energy। अब kinetic energy का फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर होता है। एस्केप के लिए ve मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ओके, GMM बाई में r। v की वैल्यू निकाल, तो v की वैल्यू यहाँ से आपके पास आएगी अंडर द रूट 2gm बाई में r। अब gm और स्मॉल जी में एक रिलेशन होती है, G इज इक्वल टू GM/r स्क्वायर। यहाँ से वो रिलेशन आपको पुट कर देनी है, ठीक है, कैंसल, ये रिजल्ट आपके पास आएगा। G की वैल्यू पुट कर दो 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ जो है 6.4 10 की पावर 6, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो ऑर्बिटल और एस्केप में पूछ लिया जाता है कई बार, ऑर्बिटल होते हैं अंडर द रूट GR और एस्केप होती है 2GR, ये रेशो होती है दोनों में, ओके, याद रह जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की रेशो पूछ ली जाए, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, उसको एक बार के लिए यहाँ छोड़ो। एस्केप जो है ना E का उल्टा करोगे 2 जैसा नजर आएगा, तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। और ऑर्बिटल आई थी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड और एस्केप आई है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड की फॉर्म में है दोनों के दोनों रिजल्ट। ये जो है ये मास पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है,
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितने एंगल पर इसको प्रोजेक्ट किया गया उस पर भी डिपेंड नहीं करती। एस्केप डिपेंड करती है मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब हर एक प्लेनेट के लिए जी की वैल्यू डिफरेंट है, तो वहां पर एस्केप वेलोसिटी जो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ओके, हेलो बच्चों, देखिए शाबाश। अब हम करते हैं एक टॉपिक है वेटलेसनेस। किसको बोलते हैं वेटलेसनेस? वेटलेसनेस होता है जहां बॉडी का जो वेट है वो जीरो हो जाए, ठीक है, मीन्स विदाउट वेट, उसको बोलते हैं वेटलेसनेस। ये किस केस में होता है? अगर बात करें एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ जो है उसके सेंटर में अगर हम बात करें, यहाँ स्मॉल जे रेडियस आर है, यहाँ अगर सेंटर की बात की जाए, यहाँ जो बॉडी का वेट होगा वो जीरो होगा। ओके, वेट जीरो कैसे हुआ सर? अगर बात करें यहाँ पर एक इफेक्ट ऑफ डेप्थ हमने किया था, आप सभी को याद होगा इफेक्ट ऑफ डेप्थ। उसमें हमने एक रिजल्ट पढ़ा था जी डैश बाई जी 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है। ये डी जो था डेप्थ थी, आर रेडियस ऑफ अर्थ थी। अगर ये डेप्थ जो यहाँ आ जाए इस पॉइंट पर, मीन्स डी इज इक्वल टू आर हो जाए, तब जो डी जी डैश होगा आर बाई आर, तो उसकी वैल्यू आएगी जीरो। और वेट क्या होगा, m इंटू जी डैश, वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। इसको बोलते हैं वेटलेसनेस। ओके, और केस क्या हो सकता है सर? अगर हम बात करें लिफ्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ये हुई नॉर्मल रिएक्शन, ये बॉडी का वेट हुआ mg। अगर ये लिफ्ट नीचे आ रही है विद एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g, इसको बोलते हैं बेटा फ्री फॉल का केस। किसका केस? ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ फ्री फॉल। और फ्री फॉल के केस में भी जो बॉडी का जो वेट होता है ना, अपरेंट वेट जिसको बोलते हैं, वो क्या होगा, जीरो होगा। ओके, ये केस होता है, इसको बोलते हैं वेटलेसनेस। और यहाँ पर अगर सिंपल पेंडुलम की बात करें ना, एक सिंपल पेंडुलम होता है, वो केस हम यहाँ नहीं कर सकते। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट l बाई जी। वेटलेसनेस फ्री फॉल के केस में g की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो t इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन होती है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये वहाँ पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ बातें थी किसके बारे में, वेटलेसनेस। अब हम करते हैं केपलर के जो लॉ थे, ठीक है, केपलर के लॉ के बारे में बात करते हैं। केपलर ने सारा डेटा कलेक्ट करके लॉ दिए थे, तो केपलर के जो 3 लॉ हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में बात करें, डिस्कस करेंगे। देखिए शाबाश, यहाँ मैं लिख रहा हूँ केपलर का फर्स्ट लॉ। क्या था केपलर का फर्स्ट लॉ? केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या बताया था केपलर ने फर्स्ट लॉ में? ये बताया था एवरी प्लेनेट revolves around the sun, revolves around the sun in an elliptical orbit, in an elliptical orbit, and sun is situated at one of the focus of ellipse। इस टाइप से बताया था, ये कोई इलिप्टिकल ऑर्बिट है, 2 सेंटर होंगे, उनमें से जो एक सेंटर है उसको उन्होंने सन का नाम दिया, ठीक है। और जितने भी प्लैनेट्स थे वो बताया गया यहाँ रिवॉल्व कर रहे थे, ठीक है, इस टाइप से। इसको पोल बोलते हैं, इसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो है पोलर एक्सिस है, ये जो आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। ये आपके पास सन है, ओके। अगर केपलर के सेकंड लॉ की बात करें, क्या है केपलर का सेकंड लॉ? इनके स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, फिर हम इनका डिडक्शन करेंगे। केपलर सेकंड लॉ ऑफ एरिया ये बोलते हैं केपलर के सेकंड लॉ को, फर्स्ट को लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं।
केपलर का जो सेकंड लॉ इसमें क्या है ये बताया गया, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन बाय द प्लैनेट to the sun sweeps out equal area in equal interval of time, equal area in equal interval of time. इसका मीनिंग ये है एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट remains constant. देखिए सेकंड जो लॉ है केपलर का बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें बताया गया है कि जो एरिया वेक्टर रेडियस वेक्टर जो होगा किस टाइप से होगा। मैं एक बार डायग्राम से थोड़ा क्लियर करूँगा आपको। ये डायग्राम यहाँ लिया गया है, ये आपके पास सन है, ओके। यहाँ 2 पॉइंट P1 है, P2 है, यहाँ सपोज P3 है, P4 है, इस टाइप से लिए गए हैं, ठीक है। P2 का आप थोड़े यहाँ लेंगे। अब देखिए सिलेबस यहाँ है क्या, ये सिचुएशन बोलेगी कि ये जो एरिया होगा एरिया सेम होगा, ठीक है। सपोज यहाँ टाइम T1 लिया है, टाइम T2 लिया, लेकिन एरिया सेम का मीनिंग ये नहीं कि लीनियर वेलोसिटी सर सेम होगी, सेम वेलोसिटी नहीं। यहाँ जो वेलोसिटी हो ज़्यादा है, यहाँ जो वेलोसिटी हो मिनिमम हो, ठीक है। लेकिन P1 P2 डिस्टेंस बाय में टाइम जो है, ठीक है, वो ज़्यादा होगा P3 बाई P4 बाई में टाइम, ठीक है। T2 टाइम सपोज यहाँ लिया, T1 टाइम यहाँ लिया, तो ये जो लीनियर वेलोसिटी होगी यहाँ ज़्यादा होगी। जो प्लेनेट पास में होगा रेडियस वेक्टर, रेडियस जिसकी कम होगी वहाँ स्पीड ज़्यादा होगी। जहाँ रेडियस वेक्टर ज़्यादा वहाँ जो स्पीड है वो मिनिमम। बट एक्चुअल में क्या, जो एरिया जो होगा वो दोनों का इक्वल होगा, एरिया वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा बताया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं केपलर के थर्ड लॉ की। केपलर ने थर्ड लॉ में क्या बताया है? थर्ड लॉ में ये बताया है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन is directly proportional to the cube of semi-major axis। अब सेमी मेजर जो एक्सिस है उसके जो क्यूब है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब होगा क्या, सपोज ये है, इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस, छोटी जो एक्सिस है माइनर बोला जाता है। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, और सेमी मेजर मतलब आधी। यहाँ से यहाँ तक आर है, ये जो आर लिखा गया है ये, ठीक है। तो टी स्क्वायर क्या है, टाइम पीरियड है, आर क्या है आपके पास, सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मतलब आधी, मेजर एक्सिस आधी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो ये केपलर के तीनों लॉ थे, इम्पोर्टेंट भी थे, आपको याद भी रखना है, डेफिनेशन भी रखनी है कि याद किस टाइप से इनको डिराइव किया जाए, उसके बारे में अभी बात करते हैं। अब देखिए शहबाज हम बात करते हैं डिडक्शन ऑफ केपलर थर्ड लॉ। डिडक्शन ऑफ केपलर थर्ड लॉ, इसका डिडक्शन करेंगे, कैसे इसको डिड्यूस किया जाता है, ठीक है। सपोज कोई मास है, जब वो रिवॉल्व करेगा तो सिंपल सी बात, वहाँ पर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और कौन सा लगेगा, सेंटीमीटर फोर्स लगेगा, हम सभी को पता है। यहाँ जो फोर्स जो लगेगा कैपिटल GMM डिवाइडेड बाय में आपके पास यहाँ पर जो होगा R स्क्वायर। M क्या है, मास ऑफ अर्थ है, ये M क्या है, मास ऑफ प्लेनेट है, ये इक्वल होगा M इंटू R इंटू ओमेगा स्क्वायर। कैपिटल M क्या है, मास ऑफ सन, अर्थ मत लिखना, सन के अराउंड। ये स्मॉल m क्या है, मास ऑफ प्लैनेट। r आप समझ गए होंगे, रेडियस वेक्टर है बिटवीन प्लैनेट एंड सन। ओमेगा भी द एंगुलर वेलोसिटी है, ओके।
यहाँ से देखिए से बस कैपिटल जी एम एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू आर। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, इसका स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, जी एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को ऊपर ले गए, 4 पाई स्क्वायर बाई में जी एम इंटू आर। ये कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट को हम हटा सकते हैं। कांस्टेंट को हटाएंगे तो इस टाइप से लिखेंगे, और यही क्या था केपलर का थर्ड। ओके, यही केपलर का क्या था थर्ड। अब हम बात करते हैं डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर थर्ड। केपलर के थर्ड लॉ से न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन का डिडक्शन करते हैं। ओके, कैसे करेंगे देखिए बस, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ इज इक्वल टू आपने पढ़ा अभी एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। किसके लिए? फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे तुम ये लिखते थे ना बेटा, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, वहीं से लिया गया। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, एक आर से एक आर कैंसिल कर दिया, ये रिजल्ट यहीं से आया। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन में आ जाओ इसको देखकर। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, इसका स्क्वायर, ठीक है, एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ से देखिए से बस एफ इज इक्वल टू एम इंटू आर इंटू 2 पाई का स्क्वायर हुआ 4 इंटू पाई स्क्वायर टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? के इंटू में आर की पावर 3, ठीक है, स्मॉल लिखा तो स्मॉल लिख ले, नो प्रॉब्लम। ये केपलर का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता था। ओके, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये हुआ 4 पाई स्क्वायर बाई के एम बाई में आर स्क्वायर। अब ये जो कांस्टेंट था ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशन पुल ऑप्शन की वजह से था, तो वहाँ से जो कांस्टेंट है, ये जो 4 पाई स्क्वायर बाई के कांस्टेंट यहाँ लिया गया है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी इंटू एम, वेयर जी बी द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम बी द मास ऑफ, एम क्या है यहाँ पर, ये एम जो है मास ऑफ सन। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये रिजल्ट जो है एक्सपेरिमेंटल पता किया गया। तो एफ का जो रिजल्ट है ये इसके इक्वल होगा। यही क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो सेकंड लॉ है केपलर का, उसके बारे में बात करें। केपलर सेकंड लॉ का डिडक्शन ऑफ केपलर सेकंड। देखिए सिलेबस, डिडक्शन ऑफ केपलर सेकंड, डिडक्शन ऑफ केपलर सेकंड। केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि जो एरियल वेलोसिटी होगी, एरियल डी ए बाई डी टी जिसको बोलते हैं, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगी। तो कैसे पता चलेगा? वी नो दैट, ये एक रिजल्ट आया था, कहाँ आया था मैं आपको एक बार बता दूँ। यूनिट 5 में आया था रिजल्ट, एंगुलर मोमेंटम, जब हम पढ़ रहे थे एंगुलर मोमेंटम की जो स्टडी की थी यूनिट 5 के अंदर। ये यूनिट 6 हम पढ़ रहे हैं, टोटल 10 यूनिट है। तो 5 के अंदर हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम का फिजिकल मीनिंग, फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सर्च भी कर सकते हैं, पीछे बुक में ही देख सकते हो। तो वहाँ रिजल्ट आया था एल इज इक्वल टू 2mDA/dt। ये एक रिजल्ट आया था एंगुलर मोमेंटम एल के रिगार्डिंग, एक रिजल्ट आया था, वो ये। अब देखिए सिलेबस, वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस है, ये भी एक रिजल्ट था। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, तब यहाँ पर जो है वो 0 होगा, टॉर्क भी क्या होगी? 0। अगर टॉर्क 0 है तो उस केस में क्या होता था? dl/dt। टॉर्क 0 तो ये भी 0, dl/dt भी 0।
ये जीरो है तो एल जीरो नहीं, एल को हम बोलते थे कांस्टेंट, क्योंकि मैथ के अंदर एक बहुत ही अच्छी बात है कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है ना वो जीरो होता है। लाइक मैं बोलूँ 3 का डेरिवेटिव क्या होगा तो वो जीरो होगा, ठीक है। तो एल कांस्टेंट हुआ तो ये पूरी टर्म भी कांस्टेंट हुई, 2m dA/dt। 2 तो पहले ही कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, इसका मतलब जो dA/dt है वो भी क्या होगा कांस्टेंट। और dA/dt है क्या, इसी को तो हमने क्या बोला है एरियल वेलोसिटी। यूनिट क्या होगी इसकी ध्यान रखना, मीटर स्क्वायर पर सेकंड यूनिट होती है, ठीक है। सिंपल वेलोसिटी यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड, वो लीनियर वेलोसिटी होती है। ये है एंगुलर एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर था ग्रेविटेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में हम फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनेमिक, बर्नौलीज थ्योरम इम्पोर्टेंट जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। नेक्स्ट जो बड़ी भी यूनिट बोल सकते हो 7th, फिर थर्मोडायनेमिक्स है, फिर बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस पार्टिकल है, और लास्ट जो आपके पास वेव एंड ऑक्सीलेशन। टोटल 10 यूनिट है, तो उनमें 6 यूनिट आज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।